हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सी टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ इंग्लिश मीडियम में। पहला क्वेश्चन है, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे basis, evaluation process, text material to be used in the class. So you have to answer this question. So its answer is curriculum होता क्या है? What is curriculum? Curriculum में हम केवल सिलेबस या चैप्टर्स बुक्स के नहीं मेंशन करते हैं। करिकुलम में स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज, पढ़ाई के साथ साथ जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो सारा कुछ उसमें दर्ज होता है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक और करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज। सो इट्स आंसर विल बी ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस। रोज रोज जो स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस होता है, खेल भी होता है, योगा भी होता है, एक्सरसाइजेज, क्लास, assemblies, all are included in curriculum. Question number 2. At lower classes, play-way method teaching is based on. Play-way method जो है टीचिंग का, ये किस चीज पर आधारित है? Theory of physical education programs, principles of methods of teaching, psychological principles of development and growth, और sociological principles of teaching. So it is psychological principles of development and growth. What is play-way method? So let us discuss. Play-way method is a complete package जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, which enables overall development of the students or child, or development in emotional, subjective, every aspect has been considered. उससे उनका फीलिंग्स को भी चैनलाइज किया जाता है, इंटेलेक्ट को, स्किल को, सारा पैरामीटर, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एक्शन, एक्टिवली बेस्ड ऑन लर्निंग हेल्प्स द सब्जेक्टिव और इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर बच्चे सारा चीज सीखते हैं, खुद से करते हैं, खेल कर सीखते हैं, तो वो दोस्ती सीखते हैं, टीम की भावना आती है, इमोशनल अटैचमेंट होता है फ्रेंड्स के साथ, तो ये सारे तरह की भावनाओं का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और इससे अटेंशन, इसलिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बेसिस होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अगर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और अच्छे से उसके एवेन्यूज को एक्सप्लोर किया जाए, देन हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है और जो मिडिल क्लास मतलब मिडिल एजुकेशन जो है वो सारा कुछ हमारा बहुत अच्छा डेवलप होगा अगर प्राइमरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सो प्ले वे मेथड जो है बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सब। अगला क्वेश्चन है ए यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू ए न्यू सिचुएशन। एक छोटा बच्चा नए सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाय हिम और हर इन ए सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। ये किस मतलब एक कोई बच्चा किसी सिचुएशन में उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है नए सिचुएशन में जैसा कि वो सिमिलर सिचुएशन में पास्ट में रिस्पॉन्ड कर चुका होता है। तो इसे किस लॉ से, लर्निंग के किस लॉ से रिलेट किया जाता है? ठीक है, तो इसका पहला है लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एटीट्यूड एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। सो लेट अस एक्सप्लेन ईच लॉ वन बाय वन। सो लॉ ऑफ एनालॉजी वो क्या है? ये लॉ ऑफ एनालॉजी है कि द इन्फरेंस दैट टू और मोर थिंग्स आर सिमिलर टू ईच अदर इन वन सिचुएशन इन सम रेस्पेक्ट, और फिर सिमिलर है किसी अदर रेस्पेक्ट में भी। तो मतलब एनालॉजी को हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन को जब हम सिमिली या एग्जाम्पल से या मेटाफर से उसको हम प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम एनालॉजी कहते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, इसका क्या मतलब है कि लाइफ चॉकलेट का बॉक्स है, नो वन नोज व्हाट इज इनसाइड। उस चॉकलेट के बॉक्स में क्या है, किस तरह का चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है कि ब्लैक चॉकलेट है,
ये सारा चीज पता नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी की। जब किसी सिमिली या किसी मेटाफर से हम किसी चीज की तुलना करते हैं, तो ये तो नहीं आया, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है कि नए सिचुएशन में बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि सिमिलर सिचुएशन पास्ट में आया था। दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। वो क्या बताता है, ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ लॉ है, उसमें बताता है कि जो सिचुएशन, जैसे स्टूडेंट को अगर जो सिचुएशन में वो कुछ करता है और उसका इफेक्ट जो मिलता है, लॉ ऑफ इफेक्ट में मान लो कि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और आपको अच्छे मार्क्स आते हैं, देन ये क्या होगा, ये आपको सिचुएशन क्या है, कंफर्ट दे रहा है। और अगर आप अच्छे से पढ़ते हो और अगर आप खेलने जाते हो और गिर जाते हो, चोट लग जाती है, तो वो आपको डिस्कम्फर्ट देता है। तो ये क्या है कि अगर आप कोई भी रिस्पॉन्स दैट प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग इफेक्ट इज इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम्स मोर लाइकली टू अकर। मान लो आप अच्छा से पढ़ते हो और अच्छे मार्क्स आते हैं, तो फिर अगले एग्जाम के लिए आप फिर से अच्छा से पढ़ोगे, और तो इसको हम कहते हैं। और जो डिस्कम्फर्ट वाला इफेक्ट आता है उसको लोग कम करना चाहते हैं, लेस लाइकली टू अकर इन द सिचुएशन, क्योंकि फिर बाद में लोग उसको क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेने लगते हैं। जब खेलने जाओगे तो फिर आप संभल के खेलने लगोगे। तो लॉ इफेक्ट क्या है कि जब आपका कंफर्टेबल इफेक्ट आ रहा है, जब फेवरेबल इफेक्ट आ रहा है, तो आपको क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है कि फिर से आप और ध्यान से पढ़ो। तीसरा है लॉ ऑफ एटीट्यूड। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि वो जो यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाई हिम और हर इन सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट यहाँ पर काम आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर यही होगा कि अच्छे से पढ़ा तो उसे गुड मार्क्स आया, तो इसलिए दोबारा भी वो अच्छे से पढ़ेगा ताकि उसे गुड मार्क्स आए। लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या बताता है, हम लोग चारों लॉ को समझ जाएं। लॉ ऑफ एटीट्यूड बताता है कि लर्निंग इज गाइडेड बाय द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। ये तीन सब लर्निंग के लॉ हैं, ये तीनों, इफेक्ट, एटीट्यूड और रेडीनेस। इसमें बता रहा है कि लर्नर का एटीट्यूड है कि कैसे वो पढ़ेगा या क्या वो करेगा। तो उसके मतलब वो सीखना चाहेगा, अगर उसका एटीट्यूड है तो वो सीख लेगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं सीख पाएगा। तो ये लॉ ऑफ एटीट्यूड जो है लर्नर का, वो बताता है कि वो डिटरमाइन करता है कि व्हाट द लर्नर विल डू, बट ऑल्सो कि अगर वो कुछ करता है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं। और लॉ ऑफ रेडीनेस का को एक्सप्लेन हम इस तरह से कहेंगे कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई लर्नर अगर तैयार है किसी चीज को सीखने के लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर उसको फोर्स करके कोई चीज सिखाया जा रहा है तो उससे क्या होगा कि उसमें अनॉयंस होगा, वो नहीं सीखना चाहेगा, उसको वहां पर परेशानी होगी। तो ये A young children responds to a new situation on the basis of response made by him, his, her in similar situation as in the past। मतलब पास्ट में उसने पढ़ाई की तो अच्छे मार्क्स आए, तो वो सिमिलर सिचुएशन को फिर मेहनत से पढ़कर उसको दोहराएगा, इसलिए इसका आंसर होगा लॉ ऑफ इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर और बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो लॉ डिसलेक्सिया में हम जानते हैं कि बच्चों को क्या होता है, लेटर्स उल्टे दिखाई पड़ते हैं, उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, सो इट इज रीडिंग डिसऑर्डर। मैथमेटिकल डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, कैलकुलिया कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स should be provided along with other normal children by methods developed for special children in special schools, in special school, by special teachers in special school। नहीं, अब क्या हो गया है, अभी जो शिक्षा जो है वो अभी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना, भले उसके लिए कुछ स्पेशल खर्च किया जाए, स्पेशल टीचर्स रखे जाएं, बट उनको भी नॉर्मल फील कराना होता है, सभी तरह के बच्चों को भी। तो इसलिए चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि वो अपने को नॉर्मल बच्चों की तरह ही खुद को समझें। इसलिए इसका आंसर होगा अलोंग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स।
अगला है टू मेक असेसमेंट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल ऑफ। असेसमेंट को यूजफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या केयर करना होगा, कैसे असेसमेंट किया जाए कि असेसमेंट यूजफुल भी हो और इंटरेस्टिंग हो, मतलब हर तरह से असेसमेंट हो सके। तो मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, ये तो नहीं, ये तो डिमोरलाइजिंग हो जाएगा। लेवलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, ये भी गलत है। कोई भी टीचर या कहीं भी कोई स्कूल ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब बच्चों को कभी भी डिमोरलाइज फील नहीं होने देना है। एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूशन आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना है। मैं बार बार कहती हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते समय वेरी कॉशियस रहने की जरूरत है। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज to collect information about the students learning across the scholastic and co-scholastic boundaries, ये इसका आंसर है। क्योंकि बहुत तरह के वैरायटी ऑफ वेज, मतलब बहुत तरीकों से बच्चों के बारे में सूचना इकट्ठा करना और उनकी लर्निंग को समझना कि वो किस तरह से शिक्षण और को स्कॉलिस्टिक मतलब क्या है कि को करिकुलर एक्टिविटीज में किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी लर्निंग कैसी हो रही है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके तब असेसमेंट करना। मतलब दोनों को लेना है, शिक्षण के एस्पेक्ट मतलब लर्निंग के एस्पेक्ट को भी देखना है और को करिकुलर एक्टिविटीज में वो उनमें टीम स्पिरिट है कि नहीं, कोऑपरेशन है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, वो डिबेट में भाग ले रहे हैं कि नहीं, कविता, गाना, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें हैं, सब में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, इसको असेसमेंट का एक आधार बनाया जाता है। यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज, ये नहीं, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, यूजिंग टेक्निकल नॉलेज टू गिव फीडबैक भी असेसमेंट का तरीका नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको फिल अप द ब्लैंक्स करना है। डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ गिफ्टेड। क्रिएटिव आइडियाज में क्या होता है, नए नए आइडियाज लाना। फाइटिंग विथ अदर्स, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, अपने को अभिव्यक्त करने का नया तरीका लाना। नोवेल्टी का मतलब होता है कुछ नए तरीके से कुछ काम करना। क्रिएटिव आइडिया भी वही हुआ, सृजनात्मक आइडियाज। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, तो जिज्ञासु होना। तो इसमें कंसीडर्ड कौन सा साइन, कौन सा नहीं है गिफ्टेड चाइल्ड का लक्षण, तो ये है फाइटिंग विथ अदर्स। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। किसने ये कहा? चिल्ड्रन की एक्टिविटी उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, बनाता है, तो ये पियाजे का कहा हुआ है। ठीक है। कृतिका who does not talk much at home talks a lot at school, इस क्या बतलाता है, इससे क्या पता चलता है, क्या दर्शाता है कि घर में वो चुप चुप रहती है और स्कूल में ज्यादा बोलती है। इसका मतलब है कि द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू टॉक ए लॉट। क्या बच्चों को यह स्कूल अवसर देता है कि वो ज्यादा बात करें, या टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट इन द स्कूल, या टीचर्स का डिमांड होता है कि बच्चे स्कूल में खूब बात करें। तीसरा है सी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, अपने घर को पसंद नहीं करती इसलिए वो चुप रहती है। या हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, यस, उसको एक्नॉलेज किया जाता है, उसके बातों को महत्व दिया जाता है स्कूल में, इसलिए वो स्कूल में ज्यादा बात करती है, घर में कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स की क्षमताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए टीचर को। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ कौन सा फील्ड है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी नहीं, ये तो सोसाइटी के साथ हुआ। सोशल फिलोसफी नहीं। मीडिया साइकोलॉजी, मीडिया की साइकोलॉजी नहीं, बल्कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जहाँ पर एजुकेशन से टीचर जुड़ा हुआ है और स्टूडेंट्स के पोटेंशियलिटीज को जानने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये एरिया है। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज द रीजन फॉर पीपुल्स, मोटिवेशन के चलते ही लोग एक्शन करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है।
तो ये मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, इंट्रिंसिक भी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से मिलता है और इंट्रिंसिक होता है इंटरनल मोटिवेशन कुछ करने का। तो मोटिवेशन इन द प्रोसेस, लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन क्या करता है? शार्पेंस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, उनकी मेमोरी को बढ़ाता है, या फिर डिफ्रेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, कुछ नया सीखे तो उसको पुराने सीखे हुए से अंतर स्पष्ट करता है, या मेक्स लर्नर्स टू थिंक अनडायरेक्शनली, किसी दिशाहीन, अनडायरेक्शनल बिना मतलब दिशाहीन सोचने के लिए नहीं। क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, मोटिवेट करने से क्या होता है कि बच्चे सीखना चाहते हैं और लर्निंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। इसलिए मोटिवेशन जरूरी है, चाहे टीचर का हो चाहे पेरेंट्स का हो। घर उन बच्चों को मोटिवेट करने से वो ज्यादा सीखने के लिए तत्पर होते हैं। लर्निंग कैन बी एनरिच्ड, लर्निंग को हम एनरिच, अधिगम को एनरिच कर सकते हैं इफ सिचुएशंस फ्रॉम रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड टीचर फैसिलिटेट्स। More and more teaching aids are used in the class. Teachers use different types of lecture and explanation. Due attention is paid to periodic tests in the class. कब लर्निंग ज़्यादा बढ़िया से हो सकता है, एनरिच हो सकता है? जब बाहर रियल वर्ल्ड का सिचुएशन क्लासरूम में लाया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स भाग लें, पार्टिसिपेट करें विथ ईच अदर, और टीचर इनमें सहायता करे। तो इसका आंसर होगा यही कि learning can be enriched if situations from real world are brought into the class in which students interact with each other and teacher facilitates. Which of the following statements cannot be considered as feature of the process of learning? As a feature of the process of learning, इसमें से कौन सा statement learning process का फीचर नहीं कहा जा सकता? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर द लर्निंग टेक्स प्लेस। दूसरा है लर्निंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा कि लर्निंग केवल ये जो कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, नहीं, गलत है। लर्निंग तो कहीं भी हो सकती है, हम कहीं से भी सीखते हैं। तो हमको यही स्टेटमेंट लिखना था कि कौन सा नहीं फीचर है लर्निंग के प्रोसेस का। तो इसमें क्या होता है कि हम लर्निंग किसी से भी सीख लेते हैं, राह चलते सीख लेते हैं, तो जिसको हम इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। खाली लर्निंग क्लासरूम में या स्कूल में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही नहीं होता है, उसके बाहर भी लर्निंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 क्लास 5 विथ विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी, विजुअल डेफिशिएंसी का मतलब है जिसको देखने में दिक्कत है, तो शुड बी एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क। क्या 5 क्लास का स्टूडेंट जो क्लास में है वो अगर उस नहीं कर पा रहा है तो उसको एक्सक्यूज कर देना चाहिए? या दूसरा है कि हेल्प विथ हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, या दोस्त या पेरेंट्स को मदद करना चाहिए उसको काम करने के लिए? या तीसरा ऑप्शन है ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। नॉर्मल उसको ट्रीट करना है, उसको ये फील नहीं होने देना है कि वो दिव्यांग है या उसको प्रॉब्लम है या उसको डेफिशिएंसी है, ये चीज़ को आभास नहीं होने देना है। तो उसके लिए उसको ऑडियो सीडी देना है ताकि वो सुनकर लर्न कर सके। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में विशेष उसको सहायता या विशेष दर्जा दिया जाए? नहीं, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं, सभी बच्चों को नॉर्मल फील कराने की दिशा में शिक्षा जा रही है या पढ़ाई का तरीका किया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा अपने को अलग ना समझे, अपने को डिप्राइव ना समझे, अपने को डेफिशिएंट ना समझे। इसलिए इसका आंसर होगा कि सभी नॉर्मल बच्चों की तरह उसे ट्रीट किया जाए, और उसको डेफिशिएंसी है तो उसके लिए उसको
सीडी दिया जाए ताकि वो सुन के याद करे। अब जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं, जो वो पढ़ने जाते हैं, तो उनके पास एक रिकॉर्डर होता है, वॉइस रिकॉर्डर, तो वहाँ जब टीचर बोलते हैं तो उनको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको फिर बाद में सुनकर याद करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत हाईली क्वालिफाइड हो रहे हैं इसी एक मतलब विजुअल ऑडियो सीडी के साथ के हेल्प से वो आगे बढ़ रहे हैं। Which of the following should be considered most important quality of a teacher at primary level? देखिए, टीचर का क्वालिटी प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे हाई स्कूल में हो या हायर सेकेंडरी में हो, टीचर का क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होता है। प्राइमरी में थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी होता है, टीचर को ज़्यादा कंसिडरेट होना पड़ता है, ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है। तो क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर एट प्राइमरी लेवल में है ईगरनेस टू टीच। उसमें पढ़ाने के लिए ईगरनेस होने से नहीं होता है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। पेशेंस एंड परसिवियरेंस, ये इसका आंसर होगा कि टीचर में पेशेंस होना चाहिए और परसिवियरेंस होना चाहिए बच्चों को लेकर चलने का। कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, प्राइमरी लेवल में उतना नॉलेज का नहीं जितना बच्चों को हैंडल करने की जरूरत होती है और उनके साथ धैर्य के साथ आगे बढ़ना और उनके साथ लगातार मेहनत करना, परसिवरेंस की जरूरत होती है, मतलब लगातार उनके साथ मेहनत करके उन्हें सिखाना। कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, नहीं, ये भी जरूरत नहीं है। बच्चों से उनकी मातृभाषा में बहुत धैर्य के साथ और लगातार नहीं समझ में आए तो मेहनत करके टीचर को पढ़ाने की जरूरत होती है। तो आज मैंने 15 क्वेश्चंस लाए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान देंगे। और अगर मुझे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे भी और वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।